हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो एनिमल किंगडम था, जंतु जगत, उसका ये अंतिम वीडियो है। मतलब ये भी टॉपिक आपका हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले स्तनधारी या जिन्हें हम बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, तो स्तनधारी पढ़ेंगे। इसमें स्तनधारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो उभयचर नहीं पढ़े हमने, एम्फीबिया जिसे कहा जाता है। एक स्तनधारी नहीं पढ़े, तो जिस मैमल्स कहा जाता है। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। हम पक्षी वर्ग भी पढ़ चुके हैं, मत्स्य वर्ग पढ़ चुके हैं और सरीसृप वर्ग पढ़ चुके हैं। ये तीनों के तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं, जिससे आपको स्टार्टिंग का रिवाइज हो सके, जो आपको ध्यान आ जाए। वैसे तो आपको याद होगा, इतनी बार बता चुका हूं मैं। जंतुओं का वर्गीकरण बहुत तरीके से हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन है वो जंतुओं का ये है। जंतुओं का वर्गीकरण कोशिका के आधार पर, अगर जिन जंतुओं का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है, और उनको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है, उन सभी एक कोशिकीय जंतुओं को। और जिन जंतुओं का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जंतु कहा जाता है, और उन्हें मेटाजोआ संघ में रखा गया है। सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को कहाँ रखा गया है? मेटाजोआ संघ में। अब उसमें अलग अलग प्रकार से दो भागों में बांट दिया कि ऐसे बहुकोशिकीय जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको रखा गया है कॉर्डेटा में, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको रखा गया है नॉन कॉर्डेटा में। अब नॉन कॉर्डेटा में वो सारे जीव जंतु होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि ऐसे सारे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनमें सेम प्रॉपर्टी, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी उनमें भी, तो उनको फिर 8 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 8 ग्रुप में, और इनको 5 ग्रुप में किया गया है। तो ये तो 5 के 5 इंपोर्टेंट है। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको अलग से 5 वर्गों में बांटा गया है, तो वो पांचों इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं 5 बताऊंगा। 3 बता चुका हूं आपको, 2 बचे हैं, तो आज कंप्लीट हो जाएंगे। इन 8 में से कितने कंप्लीट किए हमने? इन 8 में से किए थे 3 2 5 6 कंप्लीट कर लिए थे, केवल 2 छोड़े थे। और 6 में कौन से थे? एक ट्रिक बताई थी मैंने कि उनके कितने वर्ग में बांटा गया है, तो आप बोलोगे 8 वर्गों में बांटा गया था। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था? ऑर्थोपोडा। किसको? जो नॉन कॉर्डेटा वाले जीव जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और कौन कौन से थे इसमें बताइए आप? एमपी से आईए। एमपी, एम का मतलब क्या? इसकी ट्रिक थी एमपी से आईए। इसमें आपको सारे के सारे 6 संज्ञा याद हो जाएंगे। एम का मतलब क्या था? तो आप बोलोगे मोलस्का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एमपी से आईए, आर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनिलिडा। ये सारे के सारे हो गए थे। इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। यहां पर देखो यूपीएसएमएस। यू का मतलब क्या था? यहाँ पर उभयचर, पी का मतलब पक्षी वर्ग, एस का मतलब स्तनधारी, एम का मतलब मत्स्य वर्ग और एस का मतलब सरीसृप वर्ग। एक का 2 एस है, एक में एक एस का मतलब है सरीसृप, एक का स्तनधारी। याद रख लेना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, इनको मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो जो बचा हुआ है हमारा सबसे इंपोर्टेंट स्तनधारी, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्तनधारी वर्ग। तो ध्यान रखना कि जितने भी, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, स्तनधारी को क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा साइनिंग कम कर देता हूं जिससे आपको सही से दिखे क्लियर। सभी स्तनधारी जीव जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस संघ के सभी प्राणी कैसे होते हैं? सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं। आप बोलोगे सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं। और सर्वाधिक बुद्धिमान में कौन रहेगा? वैसे तो सारे होते हैं और इनकी कंपैरिजन में, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें स्तनधारी प्राणियों की, तो सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य होता है, और मनुष्य के बाद होती है डॉल्फिन, मछली। ठीक है, ये याद रखना आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान, फिर डॉल्फिन, मछली सर्वाधिक बुद्धिमान होती है। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं वो समतापीय होते हैं। कैसे होते हैं? समतापीय। ठीक है, ना तो कोल्ड ब्लडेड होता है ना वार्म ब्लडेड होता है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ब्लड को एक्वायर कर लेते हैं। अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग ब्लड हो जाता है, और है ना, एटमॉस्फेयर को देखते हुए। तो आप बोलोगे समतापी होते हैं, इतना याद रखना। थर्ड आपको याद रखना है कि जो जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु हैं इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि स्तनधारी या मैमल्स को, है ना, 3 कैटेगरीज में या 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
अब कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया और किस आधार पर किया गया है वो हम देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीनों के तीनों स्तनधारियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। आप देखना यहाँ पर एक है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया, ठीक है, और यूथीरिया। तो आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ये याद रखना प्रोटोथीरिया है ये। प्रोटोजुआ से कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक प्रोटोथीरिया केवल स्तनधारी होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटोजुआ तो कोई भी जीव जंतु जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजुआ, संघ है वो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो ऐसे स्तनधारी प्राणी, क्या बोला मैंने, ध्यान रखना, ऐसे स्तनधारी प्राणी जो अंडे देते हैं उनको किस में रखा गया है, उनको प्रोटोथीरिया कहा जाता है। और ऐसे स्तनधारी प्राणी जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें मेटाथीरिया कहा जाता है। इनका बच्चे को तो जन्म देते हैं लेकिन अविकसित होता है, विकसित अवस्था में नहीं होता है। और ऐसे प्राणी या फिर ऐसे स्तनधारी प्राणी जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उनको यूथीरिया कहा जाता है। और सभी के सभी प्राणी ही लगभग कैसे विकसित बच्चों को जन्म देते हैं और यूथीरिया कैटेगरी में आते हैं। ये आप याद रखना, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, शेर हो, भालू हो, बंदर हो, मानव हो, ठीक है ना, सबके सब किस में आएंगे, यूथीरिया में, ठीक है। आपको याद रखना है सभी के सभी 99.9 समथिंग आएंगे यूथीरिया में। अब इनमें क्या क्या आते हैं, तो एकिडिना आपको याद रखना है, एकिडिना प्रोटोथीरिया में, और कंगारू आता है मेटाथीरिया में। कंगारू आप देखना डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा या यूट्यूब पे सर्च करके देखना, इसका जो ये बच्चे को तो जन्म देता है कंगारू, लेकिन अविकसित अवस्था में होता है वो, बहुत ही है ना, वो बिल्कुल भी विकसित अवस्था में नहीं होता है। तो आप बोलोगे किस में बोलोगे, क्या, कंगारू। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखना है, कंगारू। और इसमें क्या बोलोगे, एकिडिना, ठीक है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि प्रोटोथीरिया, एकिडिना, मेटाथीरिया, कंगारू और यूथीरिया सभी के सभी जितने भी स्तनधारी हैं वो 99% कैसे रहते हैं, यूथीरिया में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है। तो याद रखना सबसे छोटा स्तनधारी होता है छछूंदर। तो आप क्या बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट में, तीसरा पॉइंट ये हो गया था। चौथा जो छछूंदर होता है आपने देखा होगा वो सबसे छोटा स्तनधारी है। पांचवा पॉइंट नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी क्या होता है, तो आप बोलोगे विलू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी पृथ्वी पर क्या है, विलू व्हेल। नेक्स्ट आपको याद रखना है जितने भी स्तनधारी होते हैं कोई भी बेसेला नहीं होता है, लेकिन आपको एक याद रखना है डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र ऐसा बेसेला स्तनधारी है। तो एकमात्र बेसेला स्तनधारी को क्या बोलोगे आप, इसका नाम लिख देता हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा स्तनधारी जिसका जो ब्लड है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, वो है बकरी, 39 डिग्री सेल्सियस। तो बकरी एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसका रक्त सर्वाधिक गर्म होता है 39 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात करी मैंने, बकरी की, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं इनके जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं या 4 अलग अलग भागों में बटे होते हैं और चारों का अलग अलग काम होता है। आपको मालूम होगा, मैंने बताए थे, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि इनके स्तनधारी प्राणियों के दांत 4 भागों में बटे रहते हैं। कौन कौन से, हिंदी में बोलेंगे कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 होते हैं। जो कृंतक होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। रत्नक क्या करता है, चीरने, और मतलब जैसे आपने देखा होगा जो मांसाहारी होते हैं जैसे शेर है, चीता है, तो इनके जो रत्नक वाले हैं इनको बोलते हैं कैनाइन,
कैनन मतलब कुत्ते जैसे टीथ। कहने का मतलब है ये जो मांसाहारी जो होते हैं जीव जंतु या मांसाहारी स्तनधारियों के अधिक विकसित होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जितने भी मांसाहारी स्तनधारी हैं उनमें कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं, तो आप बोलोगे रदनक। उनके रदनक वाले दांत अधिक विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि चीरने फाड़ने का जो काम करते हैं वह है ना, शिकार करते हैं, वो इन्हीं दांतों से करते हैं। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। और अग्रचर्वणक क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है ना। और चर्वणक क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो ध्यान रखना मांसाहारी में रत्नक ज्यादा विकसित होते हैं। और हाथी जो होता है, हाथी में जो दिखने वाले दांत होते हैं बाहर होते हैं, वो दांत होते हैं कृंतक। ठीक है, और हाथियों में रत्नक और अग्रचर्वणक नहीं पाए नहीं जाते हैं हाथियों में, है ना। तो बीच वाले जो लिखे हुए हैं रत्नक और अग्रचर्वणक, ये दांत नहीं पाए जाते हैं हाथी में, है ना। या चर्वणक होंगे या कृंतक होंगे। और जो कृंतक होते हैं वो बाहर जो दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? वही कृंतक होते हैं जिसको बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, अब इसके बाद आपको बस ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार में बटे होते हैं। अगर संख्या पूछे बताइए कितने कृंतक होंगे अगर मानव में पूछा जाए, तो ये तो मैंने बताया था आपको एक छोटा सा दंत फॉर्मूला, कि दंत फॉर्मूला आपको मालूम है कि मानव में 20 दांत जो होते हैं दूध के दांत कहे जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला अलग है। कौन कौन सा रहता है? देखो, एक दंत फॉर्मूला का हम बोले तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। ये वयस्क व्यक्ति का दंत फॉर्मूला है 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2। और ये जो बच्चों के जो दांत होते हैं, जो 20 दांत आते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका फॉर्मूला ये है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। और जो वयस्क व्यक्तियों का 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, ये पहला वाला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा चर्वणक, ऐसे इसमें। ठीक है, अब किसी की बात पूछे उसमें 4 का गुणा कर दो, बस आप कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैंने बोला कि बताइए कि जो मानव में 32 दांत होते हैं, 32 में से कृंतक कितने होंगे? तो कृंतक में पहला नंबर पे 2 लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं वयस्क व्यक्ति में, मतलब वयस्क व्यक्ति का दंत फॉर्मूला ये है और बच्चों का दंत फॉर्मूला ये है जो 20 दांत होते हैं। आप जोड़ के देखो इसमें 2 1 2 3, तो 3 2 5 6 7 8 हो रहा है। 8 में 4 का गुणा करो, 8 को 32, मतलब 32 आ रहे हैं। तो ये है 32 वयस्क व्यक्ति के। और इसको ऐड करके देखो आप, 2 2 4 1 5 और 5 को 20 आ रहा है। तो इसका मतलब है एक इसका है, ये बच्चों वाले हैं जो दूध के दांत आते हैं उनके। तो अगर पूछे जाए वयस्क व्यक्ति में कितने कृंतक होते हैं, तो 2 में गुणा करो, 4 का 4 दूनी 8। कितने रत्नक होंगे? तो 4 एकम 4। कितने अग्रचर्वणक होंगे? 4 दूनी 8। और कितने चर्वणक होंगे? तो 4 तिया 12। आप इनको ऐड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो कोई भी दांत आप बता सकते हो मनुष्य के, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अंतिम बात और बताना चाहूंगा कि जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली होती है वो स्तनधारी है, मछली नहीं है। बोलते हैं हम ब्लू व्हेल डॉल्फिन, लगता है मछली है, लेकिन वो किस वर्ग में आती है? स्तनधारी में आती है। चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, वो भी क्या है? स्तनधारी है। इनको दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, कौन से वाला बचा होगा हमारा? उभयचर वाला, तो उस पर चलते हैं। और ये तो पता होगा कि जो इनका जो आपको मालूम होगा कि हृदय होता है ना, कितने कोष्ठीय होता है? तो इनका हृदय 4 कोष्ठीय होगा। मनुष्य का हृदय को आपको मालूम है 2 आलेंद और 2 निलय होते हैं। कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। अब बचा हुआ है उभयचर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्फीबिया। उभयचर को क्या कहा जाता है? उभयचर को कहा जाता है एम्फीबिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानो कि इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो पानी के साथ साथ स्थल में भी रहते हैं। मतलब जो स्थल या भूमि और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है उभयचर वर्ग के प्राणी। ठीक, उनको क्या कहा जाता है? उभयचर वर्ग के प्राणी। तो इसके अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो स्थल के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अब ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो इनकी श्वसन क्रिया अलग अलग होती है। जब पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, और जब जमीन पर रहते हैं या स्थल पर रहते हैं तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इस वर्ग के सभी प्राणी श्वसन की क्रिया गिल्स और फेफड़ों, जिसको हम बोलते हैं, है ना, गिल्स को गलफड़ों बोला जाता है और फेफड़े, तो गिल्स एवं फेफड़ों या गलफड़ों एवं फेफड़ों के द्वारा करते हैं। तो आप बोलोगे इस वर्ग के सभी प्राणी गिल्स एवं फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जब पानी के अंदर होते हैं तो गिल्स का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए, और जब स्थल पर होते हैं तो फेफड़ों का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी हैं,
इनमें आपको मालूम होगा एक प्रॉपर्टी जिनकी होती है, जैसे लिखे उभयचर वर्ग, तो इनका जो हार्ट होता है वो देखो, जितनी भी हमने पढ़ा है कि मछलियां होती हैं उनका हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, 2 कोष्ठीय। मानव और पक्षी वर्ग का कितना होता है, तो 4 कोष्ठीय है ना, हम बोलेंगे 4 कोष्ठीय या 4 चैम्बर होता है। उभयचर वर्ग जो होते हैं उनका 3 कोष्ठीय होता है इनका हृदय। तो आप बोलोगे इनका हृदय रहता है 3 कोष्ठीय, जिसमें 2 आलंद रहेंगे और 1 निलय रहता है, ठीक है, ये याद रखना आप। अब इसमें बस इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना कुछ भी। अब कौन कौन से हैं जो उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है मेढक हो गया, टोड हो गया, कौन कौन से रहेंगे, हाइला हो गया, मेढक, टोड, हाइला, राकाफोरस। और जो राकाफोरस है ये फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है इसको, उड़ने वाला मेढक। तो ये जो है वो उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। कौन कौन से हैं, मेढक, टोड, हाइला और राकाफोरस। राकाफोरस को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फ्रॉग, ठीक है, उड़ने वाला मेढक। ये आपको याद रखना है, बस इतने याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग और स्तनधारी, ये 3 वर्ग अब बचा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों 5 में से। उभयचर और सरीसृप से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन जितने बताए बस इतना आप पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो वास्तव में कैसा लगा आपको। धन्यवाद।